नमस्कार. इलेक्शन स्पेशल ग्रेट भेटमध्ये तुमचं स्वागत. आज माझ्या सोबत आहेत प्रिया दत्त, मुंबईतल्या काँग्रेसच्या उमेदवार आणि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीच्या सरचिटणीस. प्रिया जी नमस्ते. नमस्ते निखिल. नमस्ते प्रिया जी, ये आपका तीसरा चुनाव है जी. 2 बार आप सांसद रह चुकी है जी. लेकिन आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यू आर अ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन. आज भी आप रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस है क्योंकि आप पॉलिटिशियन का जो एक फ्रेमवर्क है उसमें बैठती नहीं है. वो अच्छा है ना. नहीं अच्छा है. इतना आर यू परसेप्शन. रिलक्टेंट टिल टुडे? नो, आई एम नॉट. आई अग्री कि पहली बार जब मैं इलेक्शन लड़ी थी तब आई वाज अ रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन. मुझे कभी ये मेरे पिताजी ने मुझे कभी पॉलिटिक्स के लिए ग्रूम नहीं किया था. इनफैक्ट पॉलिटिकल फंक्शंस में भी मैं नहीं जाती थी. तो मेरे जहन में कभी ये नहीं बात आई कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है. मैं हमेशा सोशल वर्क में इन्वॉल्व थी. 4 साल में स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में मैंने काम किया. तो मेरा काम वैसे चल रहा था उस चीज़ में. बट तो येस, आई वाज अ रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन जब मेरी पहली इलेक्शन थी. लेकिन अभी नहीं. अभी नहीं. आप अभी बदल गई है. बिल्कुल. कैसे बदल गई? क्योंकि 10 साल आप पूरा करने वाली है. नेक्स्ट ईयर यू विल कंप्लीट 10 इयर्स. जी. 10 साल पूरा करने वाली है. 10 साल में क्या क्या बदला? जब मैंने पहले मैं पॉलिटिक्स में आई, मुझे बहुत डर लगा कि मुझे मेरा भी परसेप्शन ये था कि पॉलिटिक्स कैसा है, मैं नहीं कर पाऊंगी. बट आई रियलाइज कि अगर आप इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के सही ढंग से इस्तेमाल करो और जो आपका काम ऑलरेडी है वो प्लेटफॉर्म के थ्रू और भी लोगों तक पहुंचा पाओ, वो बहुत अच्छा हो सकता है. और ये मैंने किया. और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो पॉलिटिक्स में है करप्ट होना चाहिए, या हर कोई पॉलिटिक्स में है उसको अलग नज़रिए से देखना चाहिए. अगर आप पॉलिटिक्स में रहकर अच्छा काम करो तो उसी में आप आई थिंक अपना एक नाम कमा सकते हो. आप कह रही है अच्छा काम करो, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका सीक्रेट क्या है? क्योंकि आप देखिए पॉलिटिशियन जैसा ड्रेस नहीं करती. आप वैसे बर्ताव नहीं करती. आप कभी रैलीज या मोर्चे निकाल रही है, बड़े बड़े स्लोगन्स दे रही है, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है. और लोगों ने आपको ऐसे ही स्वीकारा है. तो आपका सीक्रेट क्या है? आई थिंक मेरा सीक्रेट ये है कि जो आप हो वही लोगों को देखना चाहिए. मैं ये दोगलापन पे बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी. मैं ऐसे नहीं कि आई एम समथिंग एल्स हियर एंड आई एम समथिंग एल्स टू द पीपल. इसलिए जब मैं पहली बार पार्लियामेंट में गई और मैंने पैंट्स और कुर्ता पहना था, मुझे नहीं लगा कि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि वो मैं हमेशा ऐसे ही ड्रेस करती हूँ. मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाती हूँ तो मैं जीन्स और बड़ा कुर्ता पहन के जाती हूँ. तो लोगों ने मुझे स्वीकार किया है, ऐसे ही स्वीकार किया है. लोग कहीं ऐसा नहीं कहते ये क्या है, ये कैसी पॉलिटिशियन है, कोई साड़ी नहीं पहनती, कम से कम सलवार कमीज नहीं पहनती, ऐसे कुछ पूछते नहीं है? क्योंकि हमारा एक ट्रेडिशनल माइंड है. इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, भारतीय समाज एक पारंपरिक मानसिकता से जा रहा है, आपको स्वीकारा कैसे? आई थिंक हमारे ट्रेडिशन में सब लोगों को रिस्पेक्ट देना, वो कोई भी तबके का हो, छोटे से छोटा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा क्यों ना हो, आई थिंक वो रिस्पेक्ट जो लोगों को मिलनी चाहिए, वो हमारी परंपरा है. और आई थिंक जो हम किस्म के कपड़े पहनते हैं या हम साड़ी पहनते हैं नहीं पहनते हैं, उसमें इम्पोर्टेंस नहीं है. और मैं सलवार कमीज़ ज़्यादा पहनती हूँ. मैं अभी पार्लियामेंट में हमेशा मैं सलवार कमीज़ पहनती हूँ. साड़ी मुझे बहुत पसंद है पहनना, लेकिन कभी जब मैं एरिया में जाती हूँ और मैं मेरे पिताजी की तरह चलती ज़्यादा हूँ, तो उसमें मुझे दिक्कत हो जाती है साड़ी के साथ. तो इसलिए साड़ी का. यही मेरा सवाल है कि आप जब मुझसे बात कर रही है, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज लिए हैं पॉलिटिशियंस के, लेकिन आप बहुत ही नॉर्मल है. यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, जब आदमी पॉलिटिक्स में जाता है, राजनीति में जाता है, वो नॉर्मल नहीं रहता. वो कुछ एक पोजीशन लेकर बोलता है, वो कुछ ऐसे कहता है मैं अभी नेता हूँ तो मुझे कुछ एक ऐसा एक स्टैंड लेना चाहिए. तो आप में ये कुछ नहीं मैं देख रहा हूँ. जी. कैसे मैनेज किया आपने? बिल्कुल आप नॉर्मल रही, कैसे मैनेज किया? आई थिंक मैंने हमेशा ये देखा है कि पावर और पैसे कभी परमानेंट नहीं होते. आज किसी के पास पावर है, कल कुछ भी नहीं. आज किसी के पास पैसे हैं, कल कुछ भी नहीं. मैंने मेरे देखा है, हमेशा मेरे पिताजी से ये सीखा है. और मैं उनके फिल्म के ज़माने की बात करती हूँ, कि जब वो बहुत बड़े स्टार थे और उनकी एक फिल्म फ्लॉप चली गई तो कोई उनको पूछने नहीं आता था. तो हमेशा वो कहते थे देखिए कि ये चीज़ आनी जानी है, लेकिन जब जो अपने इज्जत है, जो अपना नाम आप कमाओगे वो हमेशा आपके साथ रहेगा. तो आई थिंक ये रियलिटी देख के आगे बढ़ना है. बिकॉज
मैं कभी ये नहीं देखती हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी जागीर है या ये सीट मेरी जागीर है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज मैं पॉलिटिक्स में शायद नहीं रहूँगी और तब भी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। आपने दत्त साहब का जिक्र किया, मैंने खुद दत्त साहब को देखा है, दंगे के वक्त देखा है 92 93 में, बाद में सारा जो संजय दत्त का हो गया तब देखा है, तब पैशनेटली बोलते हुए देखा है। जब उन्होंने अमृतसर में, मुंबई से अमृतसर पदयात्रा निकाली तब मैंने देखा है, जब वो नागासाकी हिरोशिमा गए तब भी मैंने उनको ऑब्जर्व किया है। मुझे आपसे पूछना है, आपने जिक्र किया इसलिए, सुनील दत्त साहब की विरासत क्या है? आई थिंक उनकी विरासत में कभी कहती हूँ नहीं हूँ कि पॉलिटिक्स है। आई थिंक उनकी विरासत है उनकी इंसानियत एंड उन्होंने जो नाम कमाया, यू नो, आई थिंक दैट इज़ द, वो पैसों से ज़्यादा है, प्रॉपर्टी से ज़्यादा है, कोई पद से ज़्यादा है। और आज बहुत गर्व से मैं कह सकती हूँ कि आज भी 9 साल हो गए उनको गुजर के, एक भी इंसान नहीं है जिन्होंने मेरे पिताजी के बारे में कुछ भी गलत कहा। उन्होंने कभी पार्टी पॉलिटिक्स किया ही नहीं, कभी नहीं, उन्होंने इंसानियत का पॉलिटिक्स बस। मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि जब उनकी ये पदयात्रा निकली थी मुंबई टू अमृतसर, आप पहली बार मुंबई से अमृतसर उनके साथ पदयात्रा में गई। इस पदयात्रा का क्या संस्कार आपके ऊपर हुआ? आई थिंक उस समय मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। यू नो, उसके पहले मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। आप 20 साल की थी जब पदयात्रा निकली थी। हाँ, तो कंप्लीटली तभी इट वाज इन 86। यस, एंड उस समय लास्ट ईयर कॉलेज में थी और मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे कॉलेज, मेरे फ्रेंड्स, जो इश्यूज होते हैं कॉलेज स्टूडेंट के, मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे पिताजी कौन है, पॉलिटिक्स में हैं, बड़ी हस्ती है, फिल्म एक्टर थे, फाइन। मैंने उनको बहुत क्लोजली देखा इस पदयात्रा के दौरान और तब मैंने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया उनसे कि मैं सिर्फ उनकी बेटी ही नहीं, मैंने उनको उस ऑब्जेक्टिवली देखा, क्योंकि मैंने देखा कि उनका रिलेशनशिप हर इंसान के साथ कैसा था, जो लोगों के साथ कैसा रहा। और वो सबसे बड़ी सीख शायद मेरी रही कि क्या देखा आपने? कि वो किसी को भी मिलते थे। अभी हम लोग जब पदयात्रा करते थे, लाइन से लोग खड़े हैं, वो हर इंसान को वो इज्जत देते थे। यू नो, जो बहुत घंटों तक शायद उनके लिए खड़ा होगा। बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम गांव-गांव से जा रहे थे, कि सुनील दत्त कौन है। उनको यही पता था कि कोई आदमी, कोई इंसान चल रहा है यू नो पीस के लिए, और वो आके खड़े हो जाते थे रोड पे देखने के लिए कि कौन इंसान है। लेकिन वो हर इंसान को मिलते थे और कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करते थे सबके साथ। और ये क्वालिटी मैंने कभी किसी में नहीं देखी थी। यू नो, हम लोग क्या होता है, बड़े बड़े क्राउड्स हैं, आप हाथ उठा के कर देते हैं, बट जो कनेक्ट है, इवन द आई कॉन्टैक्ट वाज समथिंग विच मेड अ डिफरेंस इन पीपल। फिर वो बहुत पैशनेट थे। अगर वो एक चीज़ पे बिलीव करते थे, कोई भी हो, उनको डराए धमकाए, उनको बोले नहीं नहीं ये सही नहीं है, आप ये मत कीजिए, लेकिन इफ़ ही बिलीव्ड इन इट, वो करते थे। वो इतने स्टबन थे। बहुत लोग ने कहा कि अरे आप 2 दिन में वापस आ जाएंगे, ये आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये पदयात्रा पंजाब के आतंकवाद के खिलाफ थी। बिल्कुल। ये अमृतसर में भिंद्रन वाले को मिलना स्वर्ण मंदिर गए थे। जी जी जी। तो लोगों ने कहा होगा आप मत जाइए, फिर भी वो डरे नहीं। वो डरे नहीं। उस समय हम लोग आधा पहुँच के इंदौर तक पहुँच गए थे और उनके पैरों में छाले हो गए, उनको बहुत बुखार आ गया। वहाँ नेबरिंग हॉस्पिटल में हमें ले गए, उन्होंने जांच किया, बोले कि इनको जॉन्डिस है, तो अभी तो चल ही नहीं पाएंगे। उन्होंने डॉक्टर को बोला कि आप मुझे कुछ मत बोलिए कि मुझे क्या है, खाली मुझे अपने पैरों पर खड़ा करिए और मुझे ये यात्रा ख़त्म ही करनी है। एंड ही वॉक्ड इसी हालत में और वो चले। हम लोग की ड्यूटी हमेशा रही कि उनको दवाई टाइम पे, उनको यू नो जो बीच के रेस्ट था, हाइड्रेट किया जाए, ये किया जाए, वैसी थी उनकी कमिटमेंट और उनका पैशन। तो ये सब चीज़ें। तो आप पर असर क्या हुआ? एक ऐसा इंसान आप देख रहे थे जो ठीक नहीं है उसकी हालत, फिर वो इंदौर से अमृतसर जाना चाहता था, उसके विचारों के लिए, जिस शांति यात्रा के लिए वो निकल पड़े थे, वो पूरी करना चाहते थे। आप पर असर क्या था? मैंने आई थिंक उस समय मैंने मेरा हीरो पाया। पहले दत्त साहब भी आपके हीरो थे। बिल्कुल। एंड तो फिल्म में जो दत्त साहब देखे वो आपके हीरो नहीं थे? बिल्कुल नहीं। आपके हीरो थे ये पदयात्रा करने वाले दत्त साहब। हाँ, मैं कभी उनकी पिक्चर नहीं देखती थी, एंड बट
बहुत बहुत बड़ा असर हुआ मेरे ऊपर। एंड और जब हम लोग अमृतसर पहुँचे और वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स और सबसे जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने बोला अपनी बेटी को आप मत ले जाइए। तो उन्होंने कहा देखिए मेरी बेटी अपनी चॉइस से आई है और वो उसका डिसीजन होगा, उसको आना है अंदर के नहीं। तो ऑफिसर्स थे, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया अंदर और बोला कि देखें कि ये कह रहे हैं कि इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि वहाँ क्राउड्स होंगे, ये होगा, आपके लिए प्रोटेक्शन नहीं होगा, सो यू नो इट्स अ रिस्क। तो उन्होंने कहा कि दैट आई थिंक यू हैव टू मेक अ डिसीजन एंड मे बी यू शुड नॉट, यू स्टे आउट। मैं जाके तो मैं बहुत गुस्सा हो गई। यू नो आई सेड आप मुझे ये कह रहे हैं यू नो कि 78 डेज हम चले हैं इस चीज़ के लिए और आज हम पहुंच गए हैं यहाँ तक। तो आई सेड हाउ कैन यू इवन आस्क मी दिस क्वेश्चन, यू नो। एंड माय फादर न्यू आई वाज वेरी स्टबर्न। तो ही सेइंग इसलिए मैंने उनको बोला कि माय डॉटर विल टेक अ डिसीजन एंड वी टुक दैट डिसीजन एंड आई सेड आई एम गोइंग टू गो। सो आई थिंक he was one of the main reasons because मैंने देखा कि So this was your first political and social lesson. yes कि मैं पॉलिटिक्स को बहुत अलग नज़रिए से देखती थी। मैंने देखा था कि आप डरती थी पॉलिटिक्स से? डरती इसमें नहीं जो थी। खराबी है, हाँ। इसमें जो करप्ट प्रैक्टिसेस है। मैंने देखा कि मेरे पिताजी ने कितना उतार चढ़ाव पॉलिटिक्स में ही देखा है और मैं हमेशा बहुत बार उनको कहती थी कि पापा अभी इनफ। दत्त साहब जो थे वो महात्मा गांधी के पूरे चरित्र से, उनके सारे काम से प्रभावित थे। जी। सुनील दत्त को आपने देखा तो एक गांधी का अनुयायी देखा, लेकिन उसके पहले आपने गांधी जी को पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। नहीं। बाद में पढ़ा? और जो कुछ भी मुझे गांधी जी के बारे में पता चला वो मेरे पिताजी के थ्रू पता चला। और मैंने ये फिर महसूस किया कि हमारे जो यंगर जनरेशन है वो कुछ नहीं जानते, क्योंकि गांधी जी को हमने कभी देखा ही नहीं, ना ही हम लोग ने उनको इतना इंटरेस्टिंग बनाया कि यंगर जनरेशन उनको पढ़ पाए या पढ़े उनके बारे में। लेकिन वो हमेशा बहुत बात करते थे क्योंकि वो एक विक्टिम थे पार्टीशन के। और यू नो वो कहते थे कि जो कुछ भी हमने देखा आप लोगों को महसूस भी नहीं होगा कि हम लोग ने पार्टीशन के दौरान पार्टीशन की हाँ, बातें बहुत ज्यादा, कैसे वहां से यहाँ आए, कैसे लोग मर रहे थे, हाँ, सब बताते। बट ही सेइंग कभी हमारे परिवार को, हम सबको जो यहाँ आए, हमारे दिल में बिल्कुल एक वो हेट नहीं हुई। आई थिंक वो सबसे बड़ी बात थी कि एक दिल में ना हमेशा एक नफरत जो हो वो कभी नहीं रही। क्योंकि मैंने पार्टीशन देखा इसलिए मैं इतना काम करता हूँ सेक्युलरिज्म के लिए, इतना काम करता हूँ कि लोग साथ में मिलकर जिए, खुशी से जिए, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पार्टीशन क्या होता है। तो आई थिंक वो जज्बा जो था और जो हमेशा उन्होंने पीस के लिए और सेक्युलरिज्म के लिए वो लड़े, इसके वजह से आई थिंक। दत्त साहब ने पार्टीशन देखा था जी। ऐसा ही एक भयानक हादसा आपने 92-93 में मुंबई में देखा। मुझे लगता है कि आपकी जो जिंदगी है उसमें ये पहला इतना बड़ा हादसा होगा, क्योंकि हम लोगों ने भी इतना बड़ा दंगा मुंबई में नहीं देखा था। हमने सुना था 84 में दिल्ली में दंगा हो गया, पहले भिवंडी में हो गया, लेकिन मुंबई में देखा नहीं था। तो 92-93 में आपने देखा और लोग कहते हैं कि उस दंगे से आपकी पूरी जो पर्सपेक्टिव है वो बदल गई। क्या था वो अनुभव? मुझे याद है कि हम लोग सुन रहे थे और क्या होता है, हम लोग बिल्डिंग में रहने वाले, हम लोग का बंगला था, यहाँ थोड़ा सा सिक्योर था एटमॉस्फेयर। लेकिन पापा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और उस समय कहीं गए थे, शिरडी गए थे या कहीं, और मुझे फ़ोन आया रात को कुछ 1:30 बजे रात को। और मैंने फ़ोन उठाया, उस मोबाइल्स भी नहीं थे, लैंडलाइन थी, और कोई चिल्ला रहा था हमें बचाइए, हमें बचाइए, पुलिस को बुलाइए, ये सिलेंडर फट रहे हैं, ये कुछ हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, क्योंकि मैं कभी यू नो और मैंने बोला कोई क्रैंक कॉल है या कोई हम डरा रहा है कि क्या कर रहा है, और मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। एक लेडी थी, वो कुछ बात नहीं कर सकती, चिल्ला रहा, मुझे ये सब आवाज़ें आ रही थी। और मैंने पापा को फ़ोन किया कि देखिए ये हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आई विल हैंडल इट। और नेक्स्ट डे ही केम बैक, और उस समय से ये सब स्टोरीज निकलने आई। और मुझे याद है कि हम लोग का बंगला बहुत बड़ा था और यू नो
ओपन था। यही जो प्लॉट है जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ ये पूरा अपना लैंड, यहाँ अपना बंगला भी था। और सब जगह से ये स्टोरीज आ रही थी कि बहरामपाड़ा में घर जलाए जा रहे हैं। वो एक पूरा लॉक कर दिया था एक एरिया को, वहाँ से ना खाना जा रहा था, ना दुकानें खुली थी, किसी ने दूध भेज रहे थे उसको पॉइजन कर दिया था। इस तरह के स्टोरीज आ रहे थे और मुझे हम लोग बहुत घबरा गए। मैं यहाँ के भी जितने भी बिल्डिंग्स थे ऊपर लोग बैठ के पूरी रात पाली करते थे कि कुछ होने वाला है, आज इनके पास आने वाले हैं। और घर घर जाके, और मैं इसको वाउच कर सकती हूँ कि क्योंकि मेरे कज़न ब्रदर कार्टर रोड पे रहते थे और मेरी मम्मी के साइड के थे, तो उनका नाम था हुसैन। और घर घर आके पूछ रहे थे, वो देख रहे थे बोर्ड्स पे नाम, आपका रिलीजन क्या है। और जब रिहेबिलिटेशन का मामला आया, फॉर इंस्टेंस जहाँ जैसे बहराम में पूरा लॉक हो गया था, लोग आ नहीं पा रहे थे बाहर, लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे। हम लोग ने, पापा ने डिसाइड किया कि हम ट्रक भर के वहाँ अनाज देने वाले हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया, हमें ड्यूटी दे दी कि बहुत लोग डोनेट कर रहे थे सैक्स फुल ऑफ ग्रेन्स, क्योंकि पापा ने सबको बोल दिया था कि प्रिया आपकी ड्यूटी है फूड पैकेट्स बनाओ और ट्रक्स में डालो। तो अपने पूरे नेबरहुड के बच्चों को बुला के हम लोग यहाँ ग्रेन्स को पैक करके ट्रक्स में भर के हम सब पापा के साथ गए बहरामपाड़ा। तब मुझे पता भी नहीं था बहरामपाड़ा कहाँ है, बांद्रा ईस्ट साइड में। सो ये इस तरह की चीज़, और ऑफ कोर्स आज लोग हमेशा याद करते हैं क्योंकि वो ही एक इंसान थे जिन्होंने रिज़ाइन भी किया दंगे के वक्त और कहा कि मैं आई कांट फेस द पीपल इफ समथिंग ऐसा कुछ मुंबई में हो पाए। तो लोग उससे बहुत उस चीज़ को, उस जेस्चर को अभी तक याद करते हैं। और जैसे मैंने कहा और उस समय भी उनको वो लेबल लग गया कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं। और आई रिमेंबर दैट कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि कोई भी अगर इस सिचुएशन में होता, मैं उसका धर्म नहीं देखने वाला हूँ, मैं इंसानियत के लिए लड़ूंगा और हमेशा खड़ा रहूँगा इंसानियत के लिए। तो इस तरह की सोच थी उनकी, इस तरह का काम था। तो उसके बाद को आपका सोशल वर्क पूरी तरह से चालू हो गया, यानी एक तो नरगिस दस्त ट्रस्ट का मेमोरियल ट्रस्ट का काम हो या बाकी, और जब ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए दत्त साहब, तो उनके टीम में आप भी थी। जी। तो फिर भी आपने जब 2005 में दत्त साहब के गुजर जाने के बाद जब आपको ऑफर किया गया कि आप अभी कैंडिडेट बनिए और आप चुनाव लड़िए, मैंने ये सुना है कि आपने 2 महीने लिए ये डिसीजन लेने के लिए। जी। तो इतना वक्त क्यों लिया? क्योंकि आप दत्त साहब के साथ काम कर रही थी 86-85 से, और 20 कम से कम 20 साल हो गए 2005 तक, तो 20 साल तक काम कर रही थी, उसी स्कूल से आप आई थी। तो फिर भी आपने आप सांसद बनने के लिए तैयार क्यों नहीं? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को बहुत अलग नजरिए से देखती थी। मैंने देखा था आप डरती थी पॉलिटिक्स से? डरती इसमें जो खराबी है, इसमें जो करप्ट प्रैक्टिसेस है। मैंने देखा कि मेरे पिताजी ने कितना उतार चढ़ाव पॉलिटिक्स में ही देखा है। और मैं हमेशा बहुत बार उनको कहती थी कि पापा अभी इनफ। क्या उतार चढ़ाव देखा आपने? जिस तरह से लोग अपने ही लोग कभी कभी काइंड ऑफ अटैक यू इन वेरियस वेज। आप अच्छा काम करने जाओ तो लोग खींचते हैं। और जब भी बहुत कुछ होता था ना, वो कभी पॉलिटिक्स को घर नहीं लाते थे। He never discussed politics with us. अच्छा, कभी बात नहीं करते? Never. वो घर आते थे and it was switched off. और और बहुत लोग, कभी किसी ने उनको कहा कि प्रिया को आप यूथ कांग्रेस में जरा, और वो बहुत भड़क गए। ही सेइंग क्या एक आदमी काफ़ी नहीं है एक फैमिली में, क्या आप लोग मेरी बेटी को भी लाना चाहते हो? तो वो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि मैं अपनी बेटी को ग्रूम करूंगा कि मेरे बाद ये होंगी। नेवर, ही नेवर बिलीव्ड इन दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। ही काइंड ऑफ केप्ट अस अवे, हमको अलग रखा। अगर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी होती या पॉलिटिकल अनबनी होती किसी का, हमें कभी कुछ पता नहीं चलता। इट वाज ओनली टू द लास्ट बिट कि थोड़ा सा आई सॉ हिम एजिटेटेड एंड आई सॉ हिम नॉट हैप्पी इन हिज लास्ट। क्योंकि वो जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे जी, तो भी खुश नहीं थे। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सब काम कर रहा था, जिस तरह से सिस्टम थी, वो खुश नहीं थे। इसलिए आपको डर लग रहा था कि इस सिस्टम में मुझे जाना है, ये सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ जाके मेरा क्या होगा। और आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बहुत लोग मुझे भी कहते हैं 10 साल हो गए आप मंत्री भी नहीं बने हैं।
मैंने कभी मंत्री पद की अपेक्षा नहीं, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को देखा जब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, और वो एक बार उन्होंने मुझे दिल्ली से फ़ोन किया, उन्होंने कहा प्रिया, आई फील आई एम इन जेल। तो वो है, वो मैंने देखा उनमें। इसलिए आप डर रही थी? मैं डर नहीं रही थी, लेकिन हाँ आप मुझे इस दुविधा में थी, फैमिली या पॉलिटिक्स, हाँ। इस दुविधा में थी? बहुत ज़्यादा। और मैं 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब, हाँ। जब मेरे पिताजी गुजर गए। आपने नॉमिनेशन फाइल किया, तब उसके बाद आप आप हॉस्पिटल में गई। मेरी जो प्लान्स अपने ज़िंदगी के लिए थी बहुत अलग थी। अलग प्लान? बिल्कुल अलग। मेरी शादी हो गई थी, मेरे फर्स्ट बच्चा हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं आराम की ज़िंदगी, एक होम मेकर बनूंगी। जैसे मेरी माँ ने इतना समय हमको दिया अपना काम, वो तब पीक पे थी, और जब उनकी फैमिली आई, उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस और नर्चरिंग और केयर हमें दिया। मैं चाहती थी कि उसी तरह मैं एक अच्छी माँ बनूँ, एक अच्छी वाइफ बनूँ। तो वो मेरा प्लान था। लेकिन आपने चुनाव जब लड़ा, तब आपने कहा आप हॉस्पिटल गई थी, तो उसी हालत में आपने चुनाव लड़ा था? जी, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 5 दिन में हॉस्पिटल में थी, क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ था। उसके जब मैं घर आई, उसके 3 दिन बाद मैं चुनाव कैंपेन में निकल गई। घर आने के बाद 3 दिन के बाद चुनाव कैंपेन में आप चली गई, क्योंकि खाली 15 दिन थे, और मुझे पूरा एरिया घूमना था। कभी कभी मैं घर आके रोती थी। क्यों? कि क्या मैं कर नहीं, अपनी एनर्जी इतनी डिप्लीटेड हो गई। मैं हर 2 घंटे मुझे घर पे आके मेरे बच्चे को फीड करना था, और हर जगह जाती थी। न्यू बॉर्न बेबी था, एंड आई थिंक इमोशनली भी एक औरत बहुत चीज़ों से गुजरती है आफ्टर द डिलीवरी। तो वो आपके लिए सबसे डिफिकल्ट पीरियड? इट वॉज द वर्स्ट पीरियड। मेरे पिताजी गुजर गए थे, मेरा बच्चा हुआ, मुझे ये इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो इमोशनली इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर मी। लोगों की तरफ से भी प्रेशर हुआ कि नहीं, आपको खड़ा रहना है, हम आपके साथ हैं। मेरी फैमिली भी बोली कि नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। तो सब मेरा गुस्सा मेरे हस्बैंड पे, सब मेरे फैमिली पे निकलता था। आई थिंक जो वोटर है वो भी आपको एक ही चांस देगा, वो कभी दोबारा वो चांस आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप किसी की बेटी हो या कुछ भी हो। इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी। दूसरी इलेक्शन जब मैं लड़ी, मुझे अपने आप पर लड़ना पड़ा। 2009 का? 2009 का। दो 2004 का चुनाव जीत गई, 2009 का चुनाव जीत गई, और बड़े लीड से जीत गई जी। तो कैसे देखती है आप? पहले तो आप नहीं, आप रिलक्टेंट थी, जैसे मैंने पूछा। आप आ गई, 10 साल में आपने जो काम किया है एज सांसद, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की आप जनरल सेक्रेटरी है, क्या देखती है कि आपके जैसे जो लोग हैं जो राजनीति में नहीं थे, उनको आना चाहिए, राजनीति में काम करना चाहिए? किस प्रकार से आपने पार्लियामेंट्री वर्क को देखा है? जब पहला तो 2004 का इलेक्शन, मैं हमेशा कहती हूँ मेरा इलेक्शन नहीं था, वो मेरे पिताजी का इलेक्शन था, और मैं जीती उनके वजह से। फिर मुझे उस दौरान अपने आप को इस्टेब्लिश करना था, तो काम मैं समझती हूँ बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपैरिजन मेरे पिताजी के साथ, और वो इट इज़ अ कंपैरिजन विच मैं कभी आई थिंक विल नेवर बी एबल टू रीच अप टू दैट। आधा भी कर दूँ तो बहुत बड़ी बात है। ये स्ट्रगल क्या था? क्योंकि इस चुनाव क्षेत्र में 85 से लेकर मुझे लगता है बीच में 96-98 के 2 चुनाव छोड़ के सारे चुनाव दत्त साहब ने जीते थे। 2004 तक 5 चुनाव उन्होंने जीते थे, तो उनकी एक छाया थी इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। तो उससे अलग होकर इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी आपको बनानी थी, आपकी पहचान बनानी थी। ये स्ट्रगल क्या था? इट वाज बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि सब कंपैरिजन पापा के साथ था। बहुत सारे जो ओल्डर जनरेशन थी जो उनके साथ उन्होंने काम किया, वो सोचते थे कि मैं सेम तरीके से काम करती हूँ, बट मैं यंग थी, मेरा एक अलग भी विजन था, मेरी एक इंडिविजुअल पैटर्न था, मेरे काम करने का ढंग अलग था। तो बहुत आई थिंक डिसकंटेंट था लोगों में, अपने स्पेशली वर्कर्स में, जो पुराने जनरेशन के वर्कर्स थे। और बट मेरी पूरी कोशिश रही कि उनको लेकर साथ में चलूँ, उनको समझाने की कोशिश करूँ कि देखिए आई एम एन इंडिविजुअल, मेरा काम करने का तरीका अलग शायद होगा, मेरे वैल्यूज़ अलग नहीं हैं, और उसी को लेकर मुझे आगे बढ़ना था। और जैसे आपने कहा, पापा की छवि तो हमेशा रहेगी, बट
आई थिंक जो वोटर है वो भी आपको एक ही चांस देगा, वो कभी दोबारा वो चांस आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप किसी की बेटी हो या कुछ भी हो। इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी। दूसरी इलेक्शन जब मैं लड़ी, मुझे अपने आप पर लड़ना पड़ा 2009 का, क्योंकि फिर लोग आपको सेकंड चांस नहीं देने वाले हैं। जब मैं जीत कर आई, मुझे थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिली कि मे बी आई हैव डन समथिंग, ये मेरी जीत है। यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी इमेज तो अच्छी है, आपके कमिटमेंट, आपका सेक्युलरिज्म के बारे में किसी के मन में शक नहीं है जी। लेकिन आपके जो विपक्ष के लोग हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो ये पूछते हैं कि प्रिया दत्त ने 10 साल में इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या किया, आपका पार्लियामेंट्री प्रेजेंस क्या था, आपने कितने डिबेट में हिस्सा लिया और यहाँ कौन से प्रोजेक्ट लाए एज एन एमपी, आप क्या जवाब देंगे? मैं डेफिनेटली जवाब दूंगी। पहले तो पार्लियामेंट्री प्रेजेंस जो था मेरा, आई थिंक अटेंडेंस इज अबाउट 58%, बट लोगों को ये भी देखना है कि पार्लियामेंट कितनी चली। बहुत बार मैंने रजिस्टर साइन नहीं किया क्योंकि पार्लियामेंट वाज अजर्न्ड। आई डिडंट फील द नीड टू साइन अ रजिस्टर, बट विच आई थिंक मे बी मैंने किया होता तो मेरी अटेंडेंस बढ़ जाती। बट बहुत डिसल्यूशनमेंट होती है कि एज अ पार्लियामेंटेरियन आप अपना वक्त पार्लियामेंट को देते हैं ताकि वहाँ काम हो, ताकि जो कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स हों। और आई थिंक सबको ये देखने को मिला है कि इन सालों में पार्लियामेंट का चलना इतना मुश्किल हो गया कि कभी कभी बिल्स भी ऐसे ही पास हो गए। और जब मैं डिबेट में हिस्सा लेती हूँ, उन टॉपिक्स पे हिस्सा लेती हूँ जिन पे मेरी इंटरेस्ट है या मेरे क्षेत्र से रिलेटेड है या एनी अर्बन एरिया के साथ रिलेटेड हो। अगर आप मुंबई को ही देखो, जब आतंकवादी हमला हुआ था, हम लोग ने और सब एमपीज, मुंबई के एमपीज ने जोर लगा के एनएसजी की यूनिट मरोल में एक उसकी स्थापना हुई। सेकेंडली, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अगर आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कितने आगे बढ़े हैं मुंबई के लिए, ये सब एमपीज के प्रयास के साथ है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही मिलन सबवे का जो मामला था मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मिलन सबवे का काम तो बड़ा काम है, क्योंकि यहाँ कम से कम 30-40 साल से वो पानी भर रहा था। हमेशा हर मानसून में भर जाता था, लोगों को जाने की दिक्कत, आने की दिक्कत बहुत हुई थी। और ये प्रोजेक्ट बहुत सालों से अटका हुआ था क्योंकि वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वो कुछ नहीं होता। मेरे इलेक्शन लड़ने से पहले भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ क्योंकि हमने ये इंश्योर किया कि जो लोग इफेक्टेड थे उनको सही ढंग से रिहेबिलिटेट किया गया। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसे लग गए, बन गए, बट उसमें बहुत निटी-ग्रिटीज़ हैं। अगर एक यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आती है, उसके साथ अड़चनें भी आती हैं, वो अड़चनों को सॉल्व करना भी हमारा काम है। अभी 1200 हटमेंट्स का रिहेबिलिटेशन हुआ सार एलिवेटेड रोड के लिए, और सार एलिवेटेड रोड कंप्लीट हुई। और सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है SCLR। SCLR इतनी डिले हो चुकी बिकॉज कोर्ट पे लोग गए थे, और उसका सेटलमेंट हमने करवाया। रिलीजियस स्ट्रक्चर्स आ रही थी बीच में, उसको रिहेबिलिटेट करवाया, मुझे इस रेडी, अभी सिर्फ खोलने की बात है। जब रेलवेज़ की बात करें, वो भी कुर्ला लोकमान्य तिलक हमारे क्षेत्र में आता है। कुर्ला अभी बेसिकली सेंट्रल पॉइंट हो गया है पूरे मुंबई में, और वहाँ के फुटफॉल्स CST के बाद मैक्सिमम कुर्ला स्टेशन पे हैं। और हमने ये प्रस्ताव डाला कि हम चाहते हैं कि LTT स्टेशन एक मॉडल स्टेशन बने, और आज जाके वो पूरा स्टेशन रेनोवेट हुआ है और एक छोटा मिनी एयरपोर्ट की तरह हो गया है। SCLR अभी वहाँ लैंड करेगा। छोटी छोटी काम भी अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, मैं अपने नरगिसा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ बहुत काम एरिया में करती हूँ। मेडिकल कैंप्स हर एरिया में होता है। कंप्यूटर क्लासेस 10 साल से हर साल 1 महीने के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लास होते हैं अपने पूरे एरिया में। मेडिकल कैंप स्पेसिफिकली फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, यू नो, वी हैव गॉट अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दिस इज़, और मैं अगर कनेक्ट करती हूँ अपने क्षेत्रों में, काम के थ्रू करती हूँ। तो जब विपक्ष का कहना है कि काम नहीं हुआ है, तो आई थिंक उनको मेरे वेबसाइट पे जाना चाहिए। आपने किए हैं, आपकी वेबसाइट, हाँ, आपकी बहुत अच्छी वेबसाइट हाँ, है, उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत कम एमपीज ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, और आप जो कैंपेन कर रही है अभी, उसमें ई कैंपेन भी है। जी। तो मैंने आई थिंक मैं पहली एमपी थी जिसने अपना वेबसाइट क्रिएट किया था जब मैं बन के आई थी एमपी, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि ऐसे बहुत लोग हैं
जो मेरे ऑफिस में आके टाइम नहीं है उनको ऑफिस में आके बैठ के काम करवाने के लिए तो मैंने अपना ईमेल, मेरा वेबसाइट लॉन्च किया ताकि जो वर्किंग क्लास लोग हैं मेरे साथ डायरेक्टली संपर्क में रह सकते हैं। और मैंने ये भी प्रयास किया कि जितने भी हमारे फंड्स यूटिलाइज होते हैं वो वेबसाइट पे ट्रांसपेरेंट तो कोई भी जाकर देख सकता है आपकी वेबसाइट को। बिल्कुल। इस ज़माने में, नए ज़माने में जिस तरह से मीडिया मैनेजमेंट करना चाहिए या मीडिया प्रोजेक्शन होना चाहिए, इस तरह से हुआ नहीं है कांग्रेस पार्टी का? जी, कांग्रेस पार्टी आई थिंक थोड़ी लेट हो गई टू सेट अप द मीडिया सेल। अगर हम सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे जाएं और हम वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कंटेंट भी ना देखें, फिर हमारे देश का भविष्य क्या होगा? ये चुनाव है, ये हम कोई टूथपेस्ट नहीं खरीद रहे हैं। शिवसेना इस क्षेत्र में, इस चुनाव क्षेत्र में शिवसेना आपका बहुत बड़ा अपोनेंट है। हाँ और उनका एक आरोप आप पर यह है कि यहाँ 60-70% स्लम्स है, जी एफ्लुएंट क्लास भी है, जी तो इनके लिए आप, स्लम्स के लिए आप काम करती है, वो कोई ना नहीं कह सकता। करेक्ट। लेकिन यहाँ जो एक बहुत बड़ा तबका मराठी लोगों का है, जी उनके लिए तो प्रिया दत्त कुछ नहीं करती, वो तो हमें वोट देते, ये शिवसेना का कहना है। इसको क्या जवाब देगी आप? बहुत अफसोस होता है कि इन्होंने पूरे एरिया को ऐसे मराठी, गुजराती, मुस्लिम, इस तरह से डिवाइड किया। मैं कभी, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, मैं कभी ये नहीं देखती हूँ कि वो कौन से क्लास के हैं, कौन से धर्म के हैं। हर जगह जहाँ इश्यूज़ हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, मैं एड्रेस करती हूँ। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है कि लोगों का नज़रिया एक पॉलिटिशियन में हमेशा डिस्कनेक्ट वाला हुआ, स्पेशली एजुकेटेड क्लास, कि पॉलिटिशियन मीन्स नो वी डोंट वांट टू एसोसिएट विद पॉलिटिशियन। और इसीलिए हम लोग ने शुरू किया बांद्रा में, जहाँ मैं रहती हूँ, तो मुझे आसानी पड़ी इस एक्सपेरिमेंट को लेने के लिए कि यहाँ ALMs हैं, लोकल एरिया मैनेजमेंट, जो पूरे एरिया को देखते हैं, सब सिटीजन्स हैं। उन सिटीजन्स ग्रुप्स के साथ हम लोग ने बहुत क्लोजली काम किया है। तो उनकी विजन वो हमारे पास लाते हैं और हम उनको फैसिलिटेट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। तो अगर ALM लाए, बोले कि ये अपना गार्डन देखो इतना ख़राब है, आप प्लीज़ कुछ कीजिए, हम लोग इमीडिएटली वहाँ फंड्स डाल के वो गार्डन को ब्यूटिफाई करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो। आपको लगता है सिटीजन्स का जो इनिशिएटिव है अभी जी। इस वक्त, वो बहुत कम है? कभी कभी लोग कहते हैं हमारा MP काम नहीं करता, लेकिन लोगों को ये मालूम भी नहीं है MP क्या कर रहा है। नहीं, बहुत लोगों, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जानते हैं आपके कॉरपोरेटर कौन है? कोई नहीं जानता। आप जानते हैं आपके MLA कौन है? कोई नहीं जानता, क्योंकि सिविक इश्यूज़ हैं जो पहले कॉरपोरेटर तक पहुँचने चाहिए। एंड मैं एजुकेटेड सिटीजन्स की बात कर रही हूँ। शायद वो मुझे जानते हैं क्योंकि दे नो मी एज प्रिया दत्त एंड दे नो दैट प्रिया दत्त इज़ माई MP, बट उनके कॉरपोरेटर को वो नहीं जानेंगे, उनके MLA को वो नहीं जानेंगे। तो आई थिंक थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन एंड इन्वॉल्वमेंट सिटीजन्स की बहुत ज़रूरी है। तो आपके सवालों से ये लग रहा है कि प्रिया दत्त तो बहुत ही एक्टिव MP है। लेकिन मुझे ये पूछना है आपके पार्टी के बारे में जी कि आप ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है, आप मीडिया सेल जो है जी। उसकी इंचार्ज भी है। जी आपको ऐसे नहीं लगता कि इस चुनाव में मीडिया स्ट्रेटेजी जो है कांग्रेस पार्टी की वो गलत रही है? क्योंकि हर जगह देखो नरेंद्र मोदी की हवा है, लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं, कुछ चैनल उनकी ही कैंपेन चला रहे, लेकिन इस ज़माने में, नए ज़माने में जिस तरह से मीडिया मैनेजमेंट करना चाहिए या मीडिया प्रोजेक्शन होना चाहिए, इस तरह से हुआ नहीं है कांग्रेस पार्टी का? जी, कांग्रेस पार्टी आई थिंक थोड़ी लेट हो गई टू सेट अप द मीडिया सेल। और हमने अपने आप को कभी ये नहीं सोचा कि हमें अपने आप को मार्केट करना पड़े। अभी आप देखें कि विपक्ष या बीजेपी की जो है, इट इज़ अ कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। वो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। फाइटिंग इट लाइक अमेरिकन कंप्लीटली एन अमेरिकन इलेक्शन, एंड यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड स्लोली सोशल मीडिया, गुजरात मॉडल, फिर गुजरात मॉडल को लेके गोइंग इनटू different areas, and then coming out with that one individual who is responsible for Gujarat. तो I think बहुत very well planned strategy, लेकिन it is too much of a like a product being sold. आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है जी? इस तरह नहीं, से? I think मुझे अजीब लग रहा है। It's like एक
एडवर्टाइजिंग मीडिया ट्रेनिंग लिया है अमेरिका में, हाँ। तो आपने अमेरिका को देखा है जिस तरह से वहाँ पॉलिटिशियन भी प्रोडक्ट बनते हैं, उनको सेल किया जाता है, But I think- राइट फ्रॉम 1960s 100%। कैनेडी के जमाने से ये मैं शुरू है। हमेशा कहती हूँ ना कि अमेरिका एक पत्थर भी बेच सकता है, लेकिन हम उनकी तरह बनना नहीं चाहते। हमारा देश बहुत डाइवर्स है, यू नो। अगर आप गुजरात मॉडल को देखें, इसका मतलब है कि गुजरात मॉडल हर क्षेत्र में रेप्लिकेट हो पाएगा? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। और जब गुजरात मॉडल की बात करें, एंड अब अगर स्टेटिस्टिक्स भी देखें, महाराष्ट्र इज वे अहेड। लेकिन महाराष्ट्र ने तो मार्केटिंग किया नहीं। किया ही नहीं, वो ही सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ तो लोग ऐसे हैं जिस चीज का मार्केटिंग हो वही खरीदते हैं। हाँ, तो ये ऐसा हो गया है। बट लेकिन ये बहुत, आई थिंक हमारे डेट्रीमेंटल हो जाएगा हमारे देश के लिए, कि अगर हम सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे जाएं और हम वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कंटेंट भी ना देखें, यू नो, फिर हमारे देश का भविष्य क्या होगा? ये चुनाव है, ये हम कोई टूथपेस्ट नहीं खरीद रहे हैं। और मैं समझती हूँ ऑपोजिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन यू मस्ट बी अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। अगर हम गलत हैं, आपको हक है कहने के लिए हम गलत हैं, लेकिन फिर आप सॉल्यूशंस भी लाइए। आपके क्या सॉल्यूशंस हैं जहां हमने गलती की है? लेकिन वो विजन उनका है नहीं। उनका विजन, आई थिंक उनका सिर्फ एक ही चीज़ है कि पहले ये गवर्नमेंट गिराएं और फिर टेक ओवर एंड डू व्हाट वी वांट विद दिस कंट्री। अब ये जो बोल रही है सुन के मुझे लगता है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि राहुल गांधी के टीम की आप एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। जी जी राहुल गांधी हमेशा कहते हैं, यहाँ भी मुंबई में आए जी, थे तब जी। एडिटर्स को उन्होंने कहा कि मुझे सिस्टम बदलनी है। जी। आपको लगता है वाकई इतनी सड़ी हुई सिस्टम जो है वो ये बदल सकेंगे, या आपकी टीम जो है? देखिए निखिल जी, जैसे आपने कहा ना कि मैं पॉलिटिक्स में कैसे हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पर्सन इतना ज़्यादा टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन 10 साल आई हैव सर्वाइव्ड एंड आई हैव वर्कड विद इन द सिस्टम, बट आई हैव नॉट बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम। जैसे कमल का फूल कीचड़ में भी फूल ही है, इसका नहीं मतलब नहीं कि वो भी कीचड़ बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे यंग लोग हैं हमारी पार्टी में जो ये सिस्टम को बदलना चाहते हैं और ये सिस्टम में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल जी अगर आप जवाब नहीं देना चाहो तो आप ना दे, लेकिन मुझे पूछना चाहिए क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। जी 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 बिल्कुल। हाँ, इतने सारे सवाल मैंने पूछे, दत्त साहब के बारे में पूछे, आपकी माँ के बारे में पूछा, आपके सारे संस्कारों के बारे में पूछा। मुझे ये सवाल पूछना है, संजय दत्त आपके भाई है, सबको मालूम है। जी संजय दत्त के बारे में कंट्रोवर्सी हो गई, मीडिया ने भी बहुत बड़ा हंगामा किया, लेकिन आप पॉलिटिशियन होते हुए भी इस कंट्रोवर्सी का असर आपके ऊपर नहीं हुआ। जी। ये आपने कैसे किया? क्योंकि मैं नहीं समझती हूँ कि ये कंट्रोवर्सी थी। और मीडिया, संजय दत्त एक फेमस पर्सनालिटी हैं और वो जो कुछ भी करे उस पर मीडिया अटेंशन आएगा। तो और हर चीज़ पर रिएक्ट करना मैं नहीं समझती हूँ इम्पॉर्टेंट है। हम जो कुछ भी झेल रहे हैं 20-25 सालों से झेल रहे हैं, और हमने हमेशा पिताजी के समय से, आप जानते हैं निखिल जी, कि जो कुछ भी हम लोग ने किया है अकॉर्डिंग टू लॉ किया है। तो मैं हमेशा एक्सप्लेनेशन दूं या हमेशा क्लैरिफिकेशन दूं, मैं नहीं समझती हूँ ये हमें करना चाहिए। और जो लॉ के मुताबिक चल रहे हैं, जो मेरे भाई के लॉयर्स हैं जो कर रहे हैं, वो आई थिंक। लेकिन ये करते हुए आपने कभी रिश्ता भी नहीं तोड़ा? दूसरा अगर पॉलिटिशियन होता तो कहता नहीं ये मेरा कोई संबंध नहीं है, ये रिश्ता अभी नहीं है, या वो दूर हटके खड़ा हो मेरे जाता। लिए रिश्ता पॉलिटिक्स से ज़्यादा बड़ा है। मेरे लिए मेरे भाई, मैं हमेशा एक बहन के नाते उनके साथ खड़ी रहूँगी। लेकिन पॉलिटिक्स अलग और मेरी फैमिली अलग, और मैं दोनों को जोड़ना नहीं चाहती। मेरा जो रिलेशनशिप है मेरे भाई के साथ, वो हमेशा ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव रहेगा। और एंड आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय हिम एंड ही विल ऑलवेज स्टैंड बाय मी। तो दैट कैन नॉट चेंज बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निखिल जी। आपको देखकर अच्छा लगता है क्योंकि आप पॉलिटिशियन है फिर भी अलग है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।